हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन सुपर ग्रेड टॉप रैंकर चैनल। मैं हूं डॉक्टर अनिल कटारा, योर मेंटर फॉर सीयूईटी केमिस्ट्री। सो गाइस, आज की क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो केमिकल काइनेटिक्स के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। सो आर टॉपिक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। तो ये काफी सिंपल, काफी बेसिक्स टॉपिक है। ये आपको आना चाहिए। आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादा लेवल नहीं होगा क्वेश्चंस का। गॉट इट? आपके सीयूईटी के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। गॉट इट? तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, फॉर गिवन रिएक्शंस इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज Z, then the average rate of reactions in term of Z will be. Got it? तो सबसे पहले जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करो तो आप आर एवरेज का फॉर्मूला लिख लो। आर एवरेज का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री इनटू व्हाट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। गॉट इट? और आप अगर आर एवरेज को निकालना चाह रहे हो प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट के टर्म्स के फॉर्म में, तो 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्री, किसकी स्टोइचियोमेट्री? प्रोडक्ट की, इनटू व्हाट, रेट ऑफ फॉर्मेशन, किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट डिसअपियर होता है रिएक्शंस में। गॉट इट? जैसे जैसे रिएक्शंस आगे की तरफ बढ़ती है तो रिएक्टेंट डिसअपियरेंस होता है, तो रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस की रेट गिवन होगी। और जैसे जैसे रिएक्शंस आगे प्रोसीड करती है तो प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट गिवन होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आर एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा 1/1, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री N2 की कितनी है? 1 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ N2। गॉट इट? और आप आर एवरेज को निकाल सकते हो 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, या फिर आप आर एवरेज को निकाल सकते हो 1/2 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अमोनिया। गॉट इट? आप इन तीन टर्म से निकाल सकते हो आर एवरेज को। अब आपको आर एवरेज निकालने के लिए जो डेटा गिवन है वो हाइड्रोजन के डिसअपियरेंस की रेट गिवन है। तो गिवन है हाइड्रोजन के डिसअपियरेंस की रेट, तो 1/3 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन गिवन है कितना? Z। तो आर एवरेज कितना आ गया? Z आ गया, Z/3 आ गया। आर एवरेज इज Z/3। अगर आपसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 पूछते तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 और आर एवरेज में रिलेशन क्या है? 1:1 का। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कितना आ जाता? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कितना आ जाता? आर एवरेज के बराबर। और आर एवरेज कितना है? Z/3। अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछते तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगी? तो ये 1/2 है, तो 1/2 2 इधर चला जाएगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो जाएगा 2 इंटू आर एवरेज। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछ लेते हो तो 2 इंटू आर एवरेज। और आर एवरेज कितना लाए थे आप? Z/3। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? 2 इंटू Z/3। तो आप कुछ भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको एक रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस की रेट दे दी तो आपको दूसरे रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस रेट पूछ सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट पूछ सकते हैं, या फिर रेट ऑफ रिएक्शंस पूछ सकते हैं। इन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना था? Z था। तो Z के टर्म में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन सिग्निफाई व्हाट। तो बच्चों देखो, कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी पैरामीटर हो, कोई भी चीज हो, अगर वो डिवाइड हो जाए टाइम से तो उसको बोलते हैं रेट। तो यहां पर रेट इज अ व्हाट? चेंज इन कंसंट्रेशंस, चेंज इन कंसंट्रेशंस बाय व्हाट? टाइम। अब समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये जिस रेट से रिएक्टेंट खत्म होगा या जिस रेट से प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये रेट आपको सिग्निफाई कर रही है रिएक्शंस के खत्म होने की रेट या प्रोडक्ट के बनने की रेट। यानी ओवरऑल ये रिएक्शन सिग्निफाई कर रही है इस रिएक्शंस की स्पीड। गॉट इट? तो रेट ऑफ रिएक्शंस ओनली सिग्निफाई व्हाट? स्पीड ऑफ रिएक्शंस। इफ रेट ऑफ रिएक्शंस इज मोर, स्पीड विल बी मोर, एंड इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस, स्पीड विल बी लेस। बहुत सिंपल है। तो यहां पर आप ये मान लो जैसे कि कोई गाड़ी है तो गाड़ी की स्पीड बताती है कि गाड़ी कितनी तेज चलती है। उसी तरीके से कोई रिएक्शंस की स्पीड बताएगी रेट ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस अगर फास्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शंस ज्यादा आएगी, रिएक्शंस अगर स्लो है तो रेट ऑफ रिएक्शंस
कम आएगी। गॉट इट, बड़ा सिंपल है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस आर इक्वल। आर एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट कब इक्वल होगी? तो सबसे पहले एवरेज और इंस्टेंटेनियस के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि ये दोनों इक्वल कब आएगी। अब देखो, कोई भी रिएक्शन से कोई भी रिएक्शन से उसमें सपोज ये रिएक्टेंट ए है, ये समय के साथ कम हो रहा है और क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। तो देखो टी इज इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था C0, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, C1 हो गया। T2 पे इसका कंसंट्रेशन C2 हो गया। तो विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन सा होगा? इनिशियल। और समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कर्व बनाऊं, T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम, गॉट इट। तो T3 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना होगा? C3। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा? सबसे मैक्सिमम, दैट इज अ C0। फिर कंसंट्रेशन कम हो गया, C1 हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन C2 हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन C3 हो जाएगा। गॉट इट। तो अगर मैं कर्व बनाऊं तो यहाँ पर कर्व कैसा बनेगा? कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। तो यहाँ पर T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगा C1, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन होगा C2 और T3 टाइम पे कंसंट्रेशन होगा C3। गॉट इट। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन चेंज है, यानी अगर मुझे आर एवरेज निकालना है फॉर टाइम इंटरवल T2 से T3, तो T2 से T3 इंटरवल में अगर मुझे आर एवरेज निकालना है तो आर एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा T2 से T3, यानी आपका टाइम इंटरवल है T2 से T3, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन है T2 यानी C3 माइनस का C1, और आगे साइन लेना है C3 माइनस का C2, आगे साइन लेना है नेगेटिव, डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। गॉट इट। तो T3 माइनस T2 ये टाइम इंटरवल, और T3 पे कंसंट्रेशन C3 है और T2 पे कंसंट्रेशन C2 है, और C3 स्मॉल है किससे? C3 स्मॉल है किससे? C2 से। तो आपने ये कंसंट्रेशन चेंज को इस टाइम से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो आपका क्या आ जाएगा? आर एवरेज। अगर मैं यहाँ पर इस टाइम इंटरवल को छोटा कर दूं, टाइम इंटरवल को क्या कर दूं? छोटा कर दूं, तो यानी अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस निकालते वक्त अगर मैं टाइम इंटरवल को छोटा कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शंस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के इक्वल आती जाएगी। यानी ये आर एवरेज आर इंस्टेंटेनियस के बराबर कब होगी? यानी T2 माइनस T3, यानी चेंज इन टाइम इंटरवल टेंस टू 0। यानी टाइम इंटरवल का गैप आप जितना छोटा लोगे आर एवरेज इंस्टेंटेनियस के उतने पास में आएगी, और जब टाइम गैप 0 हो जाएगा तो आर एवरेज किसके बराबर हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के बराबर हो जाएगी। गॉट इट। सिंपली है कि अगर कोई भी रिएक्शंस की अगर आप रेट निकालते हो और रेट निकालते वक्त इस टाइम इंटरवल को आप जितना छोटा करोगे आर एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट के उतने पास में आएगी, और जिस वक्त टाइम इंटरवल का गैप 0 हो जाएगा आर एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर हो जाएगी। दैट्स इट अबाउट व्हाट क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो समझना, कोई भी अगर हमारे पास रिएक्शंस गिवन है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये किसमें बदल रहा है? प्रोडक्ट। तो यहाँ आर रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकलेगा के, दैट इज अ रेट कांस्टेंट, इनटू रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर एक्स, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर एक्स। गॉट इट। और यहाँ जो पावर होगी रिएक्टेंट के ऊपर, जो पावर होगी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर पावर होगी, उसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और यहाँ जो पावर होगी ये इट कैन बी 0, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी होल नंबर। गॉट इट। तो अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर आएगी रेट एक्सप्रेशन में, रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर आएगी, जब आप रेट एक्सप्रेशन करोगे, रेट लो लिखोगे, तो इस तरीके से जब आप रेट लो लिखते हैं तो रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर आती है रेट एक्सप्रेशन में, उसी पावर को आप बोलते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एंड दिस पावर कैन बी 0, कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी होल नंबर। बट स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इज ऑलवेज होल नंबर। ऑलवेज वर्ड होने के कारण ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो बाकी के 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इनको क्रॉस चेक कर ले। The stoichiometric coefficient of the reactants doesn't affect the order. Yes. Order of reactions रेट लो में
जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर क्या पावर आ रही है उस पर डिपेंड करता है, ना कि स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है। स्टोइचियोमेट्री कुछ भी हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, ये जो पावर है, जो एक्स है, ये स्टोइचियोमेट्री के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी स्टोइचियोमेट्री जो है उसको देख के आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर रिएक्शंस बोल दे N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री 1 है, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री 3 है, तो रिएक्टेंट में टोटल स्टोइचियोमेट्री 4 हो गई। तो जरूरी नहीं इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस 4 निकले। गॉट इट। तो स्टोइचियोमेट्री के इक्वल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, यानी स्टोइचियोमेट्री का कोई रोल नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकालने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट है, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ द express the rate of reactions to the concentration terms of the reactant। तो जो सी स्टेटमेंट है वो बोलना चाह रहा है कि अगर कोई रिएक्शंस आप लिखते हो तो इसका रेट लो क्या आएगा। जैसे इसी रिएक्शंस के लिए रेट लो क्या आएगा, ए के इंटू N2 की पावर समथिंग x और H2 की पावर समथिंग y। तो यहाँ पर x प्लस y के सम के बराबर आएगा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और ये x और y की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल डिराइव्ड वैल्यू है। ये x 1 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, y 3 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी आप जब रेट लो लिखोगे और रेट लो में जो कंसंट्रेशन लिखोगे रिएक्टेंट, उसके ऊपर जो पावर आएगी उनके पावर को जब आप सम कर दोगे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देने वाला है। दैट्स इट। गॉट इट। सो नाउ मूव टू ऑप्शन डी। ऑर्डर कैन ओनली बी असेस्ड एक्सपेरिमेंटली। यस, क्योंकि अगर आप रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट लिखते हो उस रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर है एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई कहां से आती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आती है। दिस एक्स एंड वाई आर एक्सपेरिमेंटल डिराइव्ड वैल्यू। गॉट इट। सो वी कैन से ऑर्डर कैन ओनली बी असेस्ड बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नॉट बाय ओनली लुकिंग टुवर्ड द स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री को देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस नहीं बता सकते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर जो पावर आ रही होगी वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आएगी। गॉट इट। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैज यूनिट। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछा है। तो सबसे पहले मैं आर, that is the rate of reactions, K into reactant का concentrations, reactant का concentrations की power कितनी N, where N will be क्या, order of reactions, order of reactions। अगर आपको जिस भी order of reactions की according आपको rate constant पूछे तो R will be K into concentrations की power कितनी हो जाएगी 0, यानी R into K। अब देखो concentrations की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। गॉट इट। मोल पर लीटर की पावर कितनी हो जाएगी 0। तो R इज अ रेट ऑफ रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू K। K की यूनिट आपको निकालना है। मोल की पावर 0 और लीटर की पावर 0। पावर 0 आ जाए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायमेंशन लेस हो गया। तो K की यूनिट क्या आई, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये K की यूनिट आई। अब आपको किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की यूनिट निकालना है तो K की यूनिट का एक फॉर्मूला याद कर लो। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकंड इज अ फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर एनी ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 पुट कर देना, सेकंड ऑर्डर है तो n की वैल्यू 2 पुट कर देना, जीरो ऑर्डर है तो n की वैल्यू 0 पुट कर देना। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर निकालने और n इज इक्वल टू 0 निकालेंगे तो K की यूनिट कितनी आएगी, K की यूनिट आएगी मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 पर सेकंड। तो ओवरऑल यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लो। K की यूनिट का फॉर्मूला है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकंड। ये फॉर्मूला याद कर लो। आपको सिर्फ n पुट करना है, n 0 पुट करना अगर जीरो ऑर्डर है, n 1 पुट करना अगर फर्स्ट ऑर्डर है। तो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आप K की यूनिट को इजीली डिराइव कर सकते हो। तो बच्चों ये था हमारे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो कवर कर रहे थे किस किस को, रेट ऑफ रिएक्शंस को, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के थ्योरेटिकल पार्ट्स को। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का थ्योरेटिकल पार्ट आपका इस क्वेश्चन के थ्रू कवर हो गया है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट। सो हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को और डिटेल में समझेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में रेट कांस्टेंट को भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो बच्चों अपन मिलते हैं अगली क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय, गुड डे।